हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास पटेल और आज हम लोग सोशल साइंस का एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक हम लोग करेंगे चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि एक ज्योग्राफी का एक बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, इस लेक्चर को आप लोग देखते देखते ये सब नॉलेज जान लोगे, ये जो कि सीजी बोर्ड में क्वेश्चन के रूप में आते हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में या इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो चीज पहले देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आवर रिलेशनशिप विद नेचुरल रिसोर्सेज। हम आम जो इंसान है, ठीक है, जनता है, उनका नेचुरल रिसोर्सेज के साथ क्या रिलेशन होता है। सेकंड चीज है हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज है किसका। ठीक है, थर्ड है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, फोर्थ है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो कि यहाँ रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए या कैसे मैनेज करते हैं हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक नया टॉपिक है आप लोग का फ्यूचर एनर्जी, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन आप लोग के एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? साथ साथ कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे, जैसे साइलेंट स्प्रिंग हो गया, वेस्ट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया और सिंक कैपेसिटी हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवर रिलेशनशिप विद नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमारा रिलेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए रिसोर्सेज क्या है। सबसे पहले क्या समझिए, रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इस्तेमाल में आती है उसको क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज। वॉट एवर थिंग्स विच वी यूज और विच comes into use is known as resources। क्लियर है? किसी भी तरह का सामान हो, कुछ भी हो, अगर वो हमारे इस्तेमाल में आ रहा है, हमारी जरूरत को या डिजायर को फुलफिल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रिसोर्सेज कहलाएगा। अगर इंग्लिश में मैं इसका आंसर बोलूं तो ये हो सकता है कि रिसोर्सेज मीन्स ऑल द थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर वांट्स और डिजायर। क्लियर है यहां तक? तो ये रिसोर्सेज के अंदर दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज भी बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? जिसमें हम लोग इस टॉपिक को इग्नोर करेंगे और मेन ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही ये चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के बनते हैं, ठीक है, या एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल या मैन मेड रिसोर्सेज उनसे अलग होते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो अपने आप से योग करें, दैट इज नोन एज नेचुरल। अगर कुछ ऐसा चीज है जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस या तो मैन मेड रिसोर्सेस। अब ये टॉपिक्स को छोड़ के हम लोग एक नया जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं। पहला है आवर रिलेशनशिप विद नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ लिंक होता है। ठीक है, हम लोग बिना रिसोर्सेज से या बिना नेचुरल रिसोर्सेज के बिना हमारे लाइफ को एज्यूम नहीं कर सकते। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ और इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ वी नीड नेचुरल रिसोर्सेज। हर एक कदम पे हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वाटर। वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इंपॉर्टेंट है। बिना पानी के क्या इंसान रह सकता है, नहीं रह सकता। क्लियर है? वैसे ही हमारा रिलेशन वाटर के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, बिना नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फूड के रूप में, फूडर के रूप में, फ्यूल्स के रूप में। ठीक है, और साथ साथ ऑक्सीजन, CO2 का जो मात्रा बैलेंसिंग करता है वो कौन करता है, प्लांट्स करता है। प्लांट जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है। जैसे एनिमल्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोग एज अ फूड उसको एक्ट करते हैं, व्हीकल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज है किसका? देखो, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल हैं। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जैसे एक ग्रुप है वो बोलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एक कम्युनिटी का है। कम्युनिटी मतलब पूरे वहाँ के लोगों के रहने वाले जितने लोग हैं वहाँ की जनता का है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, वो उस चीज़ को डिवाइन की तरह लेते हैं, ऐसा नहीं कि उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। इसमें पहला फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या है, बोलता है कि रिसोर्सेस सबके हैं, ठीक है, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट
कोई नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है कि रिसोर्सेस बस इंडिविजुअल पर्सन का है, जो रिच क्लास या वेल्दी पीपल्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है अक्सर आप लोग देखोगे जो रिच क्लास या वेल्दी क्लास पीपल्स होते हैं वो लोग एक्सप्लॉइट ज़्यादा करते हैं एज कंपेयर टू पुअर पीपल। ठीक है, पुअर पीपल क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जाते हैं तो या तो वो फूड कलेक्ट करके लाएंगे या तो वुड कलेक्ट करके लाएंगे। क्लियर है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फॉरेस्ट को कट करना चालू करे, ठीक है, तो फॉरेस्ट कट करेगा, पेपर इंडस्ट्रीज में भेजेगा, साथ साथ क्या करेगा, एक्सट्रैक्शन करेगा, उसके अंदर के आयरन ओर्स, डिफरेंट मिनरल्स, जो भी मेटेलिक एलिमेंट्स रहेंगे उनको एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होता है हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेस किसी एक पर्सन का नहीं है, हर कोई कलेक्टिवली इसको ओन करता है। ठीक है, जैसे गांधी जी ने बोला है, ठीक है, देयर इज सफिशिएंट रिसोर्सेज टू फुलफिल द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने यह बोला है कि हर एक की जरूरत को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज सफिशिएंट है, लेकिन किसी एक की लालच को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है। क्लियर है। तो इसमें हम लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाता हु ओन्स द नेचुरल रिसोर्सेज, 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो आप लोग को बोलना है हु ओन्स द नेचुरल रिसोर्सेज, एवरी इंडिविजुअल पब्लिक। ठीक है, कलेक्टिवली हम लोग का ओनरशिप रहता है। क्लियर है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, कोई एक एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अगर कोई एक एक्सप्लॉइट करता है तो उसमें हम लोग सवाल उठा सकते हैं कि ये फॉरेस्ट को आप कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जिसके कारण गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन एक्ट पास किए हैं, फॉरेस्ट एक्ट पास किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है। क्लियर है। अगला आता है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट लोग हैं, सॉरी इकोलॉजिस्ट लोग हैं, जिन्होंने क्या बोला है आपका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया है कि क्या होता है, रिलेशनशिप कैसा है ह्यूमन का और दूसरे रिसोर्सेज का। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें एक हमारे ऑथर हैं रेकल कार्सन। ठीक है, जिन्होंने एक बुक लिखा है साइलेंट स्प्रिंग। क्या लिखा है इन्होंने एक बुक, ये जो टॉपिक दिया ना साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया हूं, उस वही बुक को साइलेंट स्प्रिंग बुक का नाम है, किसने लिखा है, ऑथर का नाम रेकल कार्सन। ठीक है, इन्होंने इसमें यह मेंशन किया है कि जो रिलेशनशिप रहता है ह्यूमन बींग का और रिसोर्सेज का बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, अब एक चीज ये बताइए, फूड वेब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जितना हम लोग का फूड वेब या फूड चेन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर एक छोटी सी चीज को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो छोटी सी चीज अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर सबके अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए क्या करता है, एंडोसल्फान एक इंसेक्टिसाइड है, एंडोसल्फान पूछा जाता है व्हाट इज एंडोसल्फान करके, आपको बताना है एंडोसल्फानिसाइड इंसेक्टिसाइड, 1 नंबर के लिए। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस साल भी पूछा गया था। ठीक है, हो सकता है आने वाले साल में ऑब्जेक्टिव्स की तरह पूछा जाए। अगर पूछा जाए ब्लैंक इज एन इंसेक्टिसाइड्स तो एंडोसल्फान इज सीरियस इंसेक्टिसाइड्स, या फिर व्हाट इज एंडोसल्फान पूछा जाए तो इट इज अ सीरियस इंसेक्टिसाइड्स, आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। जब फार्मर अपने क्रॉप्स को तो बचाएगा, जाहिर सी बात है, अगर एंडोसल्फान का यूज करता है तो वहां के जितने भी आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका डेथ हो जाता है, इंसेक्ट्स मर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फूड चेन बिगड़ जाता है। फूड चेन बिगड़ने के कारण वो एंडोसल्फान जो सीरियस इंसेक्टिसाइड्स है वो क्रॉप्स के रूट में जाता है। ठीक है, क्रॉप्स के रूट में जाने के कारण क्या होता है, इनडायरेक्टली वो उसका जो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जो ग्रेन्स रहेंगे वो ग्रेन्स एब्जॉर्ब करेंगे, और इनडायरेक्टली वो एंडोसल्फान का कुछ मात्रा उसको हम कंज्यूम करते हैं, हमारे पेट के अंदर जाता है। क्लियर है। तो ये सोच सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसानों को इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब देखिए इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, बेसिकली 2 तरह के क्लासिफिकेशन होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस से देखें, ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऐसा कुछ रिसोर्सेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, ठीक है, लिविंग कंपोजिशन रहता है या बायोलॉजिकल कंपोजिशन रहता है, उसको ऑर्गेनिक बोला जाता है। ठीक है, और ऐसा चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग बायोटिक कंपोनेंट से बनता है, ठीक है, उसको इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज बोला जाता है। ठीक है, एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बुक में ज्यादा डिटेल से इसके बारे में नहीं दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हमेशा याद रखिए इसका डिफरेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा, डिफरेंस किसका, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। क्लियर है यहां तक। ठीक है, क्या होता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमेशा रिन्यू हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में। अभी बस ये चीज समझिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब रिन्यू होता है, बार बार उसको हम लोग अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स है तो डेवलपमेंट है। ठीक है, इसका रिलेशन हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट हो सकता है क्या, नहीं।
जिस हिसाब से हम लोग बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से ही वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, हम डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे, डेवलपमेंट जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज होने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग को रिसोर्सेज को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल वे में यूज करना चाहिए। सस्टेनेबल वे मतलब क्या होता है, आने वाले फ्यूचर को देखते हुए यूज करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्स को बचा के चलना, ताकि हमारे फ्यूचर जो जनरेशन है वो प्रॉपरली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, या हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसमें हम लोग को अनइक्वली, जैसे जानते होंगे आप लोग, हर एक जगह में सेम क्वांटिटी का मिनरल, सेम क्वांटिटी का रिसोर्सेस नहीं मिलता है। क्लियर है? कहीं पर कुछ ज़्यादा मात्रा है, कहीं पर कम मात्रा है। ठीक है, तो हम लोग को उसको प्रॉपर इक्विटेबल यूज़ करना चाहिए। इक्विटेबल मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अगला है रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या होता है बेटा, रिसोर्स को कैसे मैनेज करोगे। अब देखो, ये इसके प्रीवियस टॉपिक में क्या देखे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का रिलेशन। रिसोर्स के कारण ही डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए रिसोर्स को मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करके चलना, बचा के चलना। ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, या तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। ठीक है, क्या ढूंढेंगे? इसका अल्टरनेटिव यूज आप लोग के बुक में दिया हुआ है बेटा। ठीक है, सर्च फॉर द बेटर अल्टरनेटिव। जैसे अगर हम लोग कोल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोल का यूज कर रहे हैं तो शिफ्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, कोल का एनर्जी से कुछ दूसरे एनर्जी में शिफ्ट करेंगे ताकि ये कोल बचा रहे। अगर हम लोग पूरा शिफ्ट एनर्जी कोल के तरफ ही, कोल से थर्मल एनर्जी निकालना चालू कर दें, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कोल हमारे अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा इसका, मतलब इसके बदले में और क्या यूज कर सकते हैं ताकि एनर्जी बच के चल सके। क्लियर है यहाँ तक? तो वही रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला टॉपिक क्या है आप लोग का? ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है आप लोग का, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जितना भी पॉल्यूशन लॉ कंट्रोल बोर्ड होता है ना, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है। आप लोग देखे होंगे हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बने हैं रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करके चलने के लिए, बचा के चलने के लिए, लेकिन क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होते हैं? नहीं होते। तो इसलिए प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वो जो लॉ होता है। ठीक है, उस लॉ, रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपरली हम लोग को बिना करप्शन के, बिना किसी गलत भावना के, ठीक है, हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए। तीसरा चीज क्या है आप लोग का? तीसरा चीज है प्रॉपर इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जितनी आपको जरूरत है उतना ही रिसोर्सेज को यूज करोगे, वही होगा रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर है? रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ कैन यू मैनेज द रिसोर्सेज, क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, फोकस ऑन अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उसका कुछ दूसरा उपाय ढूंढेंगे। दूसरा चीज क्या है आप लोग का? ठीक है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, मतलब कैसे जो रूल्स रेगुलेशन रहते हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, वो चीज। और तीसरा इसी में क्या आएगा कि हम लोग को फोकस करना है, किसके ऊपर फोकस करना है? इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या समझते हो? पूरा इक्वल यूटिलाइज करना, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे साइलेंट स्प्रिंग्स के बारे में तो आपको मैंने पढ़ा दिया कि जब एनवायरमेंट, ये जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने, रेकल कार्सन ने एक बुक लिखा था साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें ये सब एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था, एनवायरमेंट और ह्यूमन का क्या रिलेशन है। इसमें ये बताया था कि अगर थोड़ा सा भी फूड चेन या फूड वेब नुकसान पहुंचता है, ठीक है, तो पूरा ह्यूमन लाइफ तहस नहस हो सकता है। दूसरा चीज वेस्ट। अच्छा, वेस्ट तो आप लोग हर कोई जानते होंगे, हर किसी के घर से वेस्ट निकलता होगा। ठीक है, जो अनवांटेड मटेरियल होता है ना किसी भी चीज का, ठीक है, जो अनवांटेड या अनयूटिलाइज रिसोर्सेज, अनवांटेड या अनयूटिलाइज चीज होता है, ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में बोलूं तो अनवांटेड रिसोर्स, अनवांटेड और अनयूटिलाइज मटेरियल विच इज ऑफ नो यूज, दैट इज नोन एज वेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? जो हमारे कुछ काम का नहीं है उसी को तो वेस्ट बोलते हैं ना। ठीक है, अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके साथ रिलेट करके चलना है आपको, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलने का मतलब ये, हम लोग को डेवलपमेंट तो करना है लेकिन सस्टेन्ड वे में, फ्यूचर को देखते हुए करना है। ठीक है, इसमें आप लोग अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ डेफिनेशन तो ये लिखना है, डेवलपिंग द थिंग्स या डेवलपमेंट ऑफ द थिंग्स लुकिंग अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, या फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर को देखते हुए कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं वही क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक अगला होता है सिंकिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग सिंक कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों चीज। ठीक है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में तो ये चारों है, ये चारों इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसमें से ये दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सिंक कैपेसिटी ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है। सिंक कैपेसिटी मतलब क्या, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के अंदर ना एक क्या होता है, कैपेसिटी होता है कि वो कुछ पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारा CO2 या पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। तो जो प्लांट जितना पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो वो उनकी जितनी कैपेसिटी है उसी को बोलते हैं सिंक कैपेसिटी। क्लियर है, उसी को क्या बोलते हैं, सिंक कैपेसिटी। अगर इंग्लिश में बोलूं तो सिंक कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब द पॉल्यूशन। कितना पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और या सुधार सकता है, प्योरीफाई कर सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, सिंक कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, यहां आप लोग का पूरा बुक का टॉपिक कंप्लीट होता है, इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग के बुक में नहीं दिया, फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा रिसोर्स मैनेज करने के लिए जैसे कोल अगर यूज करते हैं तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव क्या है, फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, सोलार एनर्जी के ऊपर। जो सन रेस पड़ते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस पड़ते हैं, जो गर्मी होता है, उस गर्मी से, उस सोलार से हम लोग सोलार एनर्जी रिलीज करेंगे ताकि वो हमारा फ्यूचर एनर्जी बने। ठीक है, ये क्या है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, सोलार हमेशा रहेगा। क्लियर है। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में देख रहे थे, उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, ये क्या होगा, रिन्यूड, बार बार गेन हो सकता है। इट कैन नॉट बी रिन्यूड, नॉट रिन्यूड। ठीक है, रिन्यू मतलब अगेन एंड अगेन यूज हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल मतलब नॉट रिन्यूड मतलब बार बार यूज नहीं हो सकता। एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल क्या है, वेजिटेशन है। ठीक है, वेजिटेशन है और बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार यूज हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोलार एनर्जी हो गया। ठीक है, वेजिटेशन के बाद सोलार एनर्जी हो गया। क्लियर है, लेकिन इसका जो एग्जांपल ये क्या है, कोल है। कोल और जितने भी अर्थ के नीचे मिनरल्स पाए जाते हैं वो सारी चीजें हैं। ठीक है, एक बार अगर ये खत्म हो गया तो इसको दोबारा से हम ला नहीं सकते, लेकिन ये बार बार एनर्जी रहेगा। ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं कि एग्जॉस्टेड, सॉरी नॉट एग्जॉस्टेड, ये नॉट एग्जॉस्टेड, खत्म नहीं होता लेकिन ये एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्टेड। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो एग्जांपल बताया है ये खत्म नहीं होता है कभी भी। जैसे सोलार एनर्जी कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। अगर हम लोग वाटर की बात करें, वाटर क्या है हम लोग का, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, रिन्यू हो सकता है बार बार, लेकिन अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं तो वो नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा। तो ये चीज को ध्यान से समझिए। ठीक है, मोस्टली बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि रिन्यूएबल में आएगा कि नॉन रिन्यूएबल। आपकी बुक में दिया है रिन्यूएबल में आता है वाटर एनर्जी, वाटर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है यहां तक। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक्स है। ठीक है, इसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल के अंदर बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल होगा, जैसे फिश बायोलॉजिकल है, लिविंग थिंग्स है तो बायोलॉजिकल है, नॉन लिविंग थिंग्स है नॉन बायोलॉजिकल है। ठीक है, जैसे फर्नीचर, वुड हो गया, क्या है, नॉन बायोलॉजिकल है। क्लियर है यहां तक। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही चीज था, एक बार देखिए, इससे क्वेश्चन आंसर बनाना चालू करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया है, रिसोर्सेस आर मेड, इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चीज समझिए, अगर आपके पास कोई सामान है, अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो आपके लिए रिसोर्सेस नहीं है, भले वो किसी और के लिए रिसोर्सेस है। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर, ठीक है, अगर ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूं मतलब ये मेरे लिए रिसोर्सेस है। अगर ये मार्कर आपके पास है और आप अगर इसका यूज नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए रिसोर्सेस नहीं होगा। जैसे पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे, ठीक है, पुराने टाइम में जब तक आयरन या स्टील या कॉपर जब तक निकला था, सबसे पहले जो मिलना था हम लोग को, कॉपर मिला था। क्या मिला था, कॉपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिला था, ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद आयरन मिला था। आज के डेट में हम लोग आयरन ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट याद रखिए, CBI, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। ठीक है, सबसे पहला कौन सा एलिमेंट मिला था हम लोग को, कॉपर। ठीक है, तो जब तक हम लोग को आयरन मिल चुका था, आयरन मिल तो गया था हम लोग को, लेकिन हम लोग को उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो चीज नहीं पता था। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो आपके लिए रिसोर्सेस नहीं कहलाएगा, भले वो आपके पास है। क्लियर है यहां तक। ठीक है, यहां हम लोग का चैप्टर खत्म होता है।